हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो अभी देखने वाले हैं बर्नौली थ्योरम। तो अपन ने पढ़ ली लेकिन उसके एप्लीकेशन नहीं देखे थे, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम ये लिख लो। तो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम में वैसे कई सारे एप्लीकेशन है, लेकिन एक दो एनसीईआरटी वाले एप्लीकेशन आपको बताया था। जैसे कि एक ये गन है भाई, ठीक है, और इससे स्प्रे करना है तो स्प्रे जेट आगे लगा रखा है और यहाँ पर आपने पानी भर रखा है, इसमें यहाँ पर पानी भर रखा है, ठीक है। इस जगह पर पानी का छोटा सा टैंक है। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ से पिस्टन की हेल्प से, जैसे पिचकारी नहीं होती, पिस्टन की हेल्प से आपने यहाँ से, सिर्फ एयर है इसके अंदर, आपने क्या एयर खींची अंदर, अपने एयर है इसके अंदर। अब एयर जैसे ही प्रेशर यहाँ पे लगाएगी तो दोस्तों प्रेशर लगेगा तो इस जगह पे एयर की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, एयर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अपन जानते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और इस पूरी टर्म को कांस्टेंट रहना है। अभी देखो हॉरिजॉन्टल से यदि आप इनको मेज़र करो तो दोनों की लगभग सेम हाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वाली टर्म भी रोल प्ले करेगी। अच्छा, ये रोल प्ले करेगी, इसका रोल भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि इसका रोल अभी हटा के चल रहे हैं इस वाली टर्म का। तो देखो होगा क्या, क्यों हटा रहे हैं रोल, ये समझ आ गया ना। क्योंकि ये जो मतलब इसकी जो हाइट है हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में हाइट में डिफरेंस बहुत कम है, लगभग सेम हाइट पे मान सकते हो, ठीक है। तो ये वाली टर्म रोल प्ले नहीं करेगी। फिर क्या होगा कि यहाँ पर यदि वेलोसिटी बढ़ गई दोस्तों, और इस टर्म को कांस्टेंट रहना है, इस टर्म को कांस्टेंट रहना है, यदि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई एयर की तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक प्रेशर क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पर तो जो था वो ही था, लेकिन यहाँ पर कम हो गया, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पर ज़्यादा हो गया ना यार। यदि कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट रहा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम हो गया था। इन दोनों पोर्शन को कंपेयर करोगे तो इस जगह पे प्रेशर कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो जो अपना फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर फ्लो होने लग रहा है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड का फ्लो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है, नेचुरली, हमेशा तो नहीं बोल सकते, लेकिन नेचुरली अपने आप ये होता है हाई प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर। तो यहाँ से वाटर इस बॉटल में ऊपर जाने लगेगा और आगे नोजल लगाओ जिसकी हेल्प से स्प्रे से यहाँ पे छिड़काव हो जाएगा। तो ये बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे एच का आपने सर कंसिडर नहीं किया, तो देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपने ये बोतल यहाँ से बहुत नीचे लटका दिया, यहाँ से बहुत नीचे लटका दी, एच हाइट काफ़ी ज़्यादा कर दी, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब यहाँ पर ये एयर आ पाएगी नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रेविटी भी रोल प्ले करने लग जाएगी, क्योंकि अब आपने हाइट बढ़ा दी ना भाई, तो इतना प्रेशर डिफरेंस थोड़ी क्रिएट हो रहा है कि इतनी नीचे से इतनी नीचे जगह से प्रेशर को ऊपर ले जाए, इतनी नीचे जगह से इस वाटर को ऊपर ले जाए। इसीलिए मैंने बोला था कि एच का इफेक्ट अभी नेगलेक्ट करके चल रहा है, क्योंकि लगभग पास में थी तो ग्राउंड लेवल से उनकी हाइट सेम मान सकते हो, मतलब उनके बीच में हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। यदि हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो भाई यहाँ पे प्रेशर कम भी हो गया, तो इतना प्रेशर कम नहीं हो रहा वो कि यहाँ से वाटर को अपलिफ्ट कर सके। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, आपने इतना प्रेशर क्रिएट नहीं किया। यदि आप वास्तव में इतनी नीचे से पानी उठाना ही चाहते हो, बहुत नीचे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कम करना पड़ेगा, वैक्यूम पंप लगानी पड़ेगी। फिर आपको नॉर्मल एयर के ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाओ, यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव में ले जाओ, नेगेटिव मतलब एटमॉस्फेयर से भी नीचे ले जाओ, नेगेटिव मतलब एटमॉस्फेयर से भी नीचे प्रेशर ले जाओ और वैक्यूम क्रिएट कर दो, तब ये बहुत नीचे से उठा सकता है। लेकिन नॉर्मली सिर्फ अपन एयर की वेलोसिटी की वजह से प्रेशर डाउन करने की बात कर रहे हैं, तो हाइट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ आई, एप्लीकेशन हो गया बर्नौली थ्योरम का ही, ठीक है। अभी जो अपन एप्लीकेशन आज मेन पढ़ने वाले हैं, मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन और बताऊँगा जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हार्ट अटैक के बारे में उन्होंने बताया है। देखो आर्टरीज और वेन होती हैं, आर्टरीज और वेन होती हैं, उनके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज और वेन में। आर्टरीज क्या होती है, वेन क्या होती है, ये आपको बताना है। आर्टरीज में शुद्ध ब्लड बहता है, मतलब यहाँ पर प्योर ब्लड फ्लो होता है, या फिर वेन्स में प्योर ब्लड फ्लो होता है, ये आपको बताना है। और आपको एक चीज़ और बतानी है, ये क्वेश्चन बायोलॉजी के, लेकिन आपको बताना है कि आपने देखा होगा कि जो पर्पल कलर की जो होती है ना, पर्पल कलर की जो बाहर से दिखती है वो आर्टरीज होती है या वेन होती है, और पर्पल कलर की जो दिखती है वो आर्टरीज या वेन है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो पर्पल क्यों होती है, आर्टरीज है वेन है, ये आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी बताना है वो पर्पल क्यों होती है, आखिर ऐसा है क्या, तो आपको पता चलेगा कि उनमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर या इम्प्योर, बस यही आंसर छिपा हुआ है। आप यदि पता कर लो कि उनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है या इम्प्योर ब्लड, तो आपको पता चल जाए कि आखिरकार उनका कलर पर्पल कलर क्यों होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, आर्टरीज और वेन में से मतलब अपना ब्लड फ्लो हो रहा है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपने सुना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर अंदर एक लेयर जमा होना स्टार्ट हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की। यदि एक लेयर जमा होना स्टार्ट हो जाएगी आर्टरी और वेन के अंदर से, तो मतलब एरिया कम हो गया, एरिया कम होगा तो ब्लड की वेलोसिटी अंदर ज़्यादा हो जाएगी,
वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी मतलब अंदर का प्रेशर, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर तो उतना ही प्रेशर है भाई, बाहर तो उतना ही प्रेशर है जिसकी वजह से ये कोलैप्स करेगी, मतलब ये और सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने लग जाएगी, और सिकुड़ जाएगी तो और एरिया नैरो हो गया, और नैरो एरिया हो गया, और नैरो एरिया हो जाएगा, और यदि नैरो एरिया हो गया तो मतलब और तेज़ी से मतलब वेलर की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया कम होगा। तो अपन जानते हैं ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से जानते हो यदि एरिया की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये एरिया कम होता जा रहा है किस वजह से? क्लॉगिंग की वजह से। क्लॉगिंग हो रही है कोलेस्ट्रॉल जो अपना तला भुना खा रहे हो ना, आप चिप्स वगैरह खाते रहते हो ना, उसकी वजह से। तो वेन्स का एरिया कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से वापस एक तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से पहले वेलोसिटी बढ़ गई, फिर तो ये और सिकुड़ गई ना, इसकी वजह से सिकुड़ी तो एरिया और कम हो गया, तो वापस और वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी होने की वजह से और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाहर से ज़्यादा प्रेशर लगे, बाहर से तो सेमी प्रेशर लगेगा लेकिन अंदर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी और आ जाएगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आएगा भाई? क्योंकि हार्ट क्या करता है? ब्लड को फ्लो करा रहा है भाई, ब्लड को फ्लो करा रहा है, ठीक है। 4 चैम्बर सुना है, कुछ पढ़ा है क्या? कुछ याद आ रहा है, 10th में पढ़ा हुआ। तो वहाँ पर आपने देखा था कि 4 चैम्बर होते हैं भाई, उनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। दे इनको क्या बोलते हैं वो आपको पता करना है, चारों चैम्बर में ब्लड कैसे फ्लो होता है। एक चैम्बर ओपन होता है, एक बंद होता है, ऐसे ऐसे करके वो चलता रहता है, लव डब की साउंड आती है, ठीक है ना। इतना मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये बात समझ आए। तो यहाँ पर एरिया कम होने की वजह से हार्ट अटैक, क्योंकि अब भाई फ्लो होने की वजह से एरिया कोलैप्स ही हो गई, पूरी की पूरी दब गई वो, अब वहाँ से एरिया फ्लो ही नहीं हो सकता, तो हार्ट अटैक आ जाता है। फिर स्ट्रेन डालते हैं, आपने सुना होगा स्ट्रेन क्या करता है? उस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि ब्लड स्मूथली फ्लो हो पाए। या फिर दूसरी चीज़ आपने देखी होगी कि कभी कभी रक्त जो है अपना थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो डॉक्टर आपको देता है एस्पिरिन, जो क्या करता है? ब्लड को कर देता है थोड़ा पतला कर देता है ताकि वो आसानी से फ्लो हो पाए। गाढ़ा होगा तो भाई फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब गाढ़ा होने का मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, तो विस्कोसिटी कम करने के लिए एस्पिरिन दी जाती है, जो कि ब्लड को थोड़ा सा तरल कर देती है, थोड़ा सा मतलब उसकी विस्कोसिटी कम कर देती है, इजीली फ्लोएबल बना देती है। इजीली फ्लो हो जाएगा, इजी फ्लो होने लग जाएगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, चल सकते हो उससे। लेकिन ये एक एप्लीकेशन समझ आया। दूसरा एप्लीकेशन ये था बर्नौली थ्योरम का फर्स्ट, जो अभी अपन ने देख लिया था, पिचकारी वाला पिचकारी, छोड़ो, ये पिचकारी वाला होगा, ये हो गया। अभी देखते बॉल को स्विंग कराना, बॉल को स्विंग कराना। देखो ये बॉल है बेचारी प्यारी सी, आपने इसको डायरेक्टली फेंका, डायरेक्टली जाएगी, ये आगे जाएगी तो एयर इसके रेस्पेक्ट में ऐसे पीछे मूव कर रही होगी, एयर इसके रेस्पेक्ट में ऐसे पीछे मूव कर रही होगी, एयर इसके रेस्पेक्ट में ऐसे पीछे मूव कर रही होगी। अच्छा, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो मान रहा हूँ एयर का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि कोई आपको ऐसे स्ट्रीमलाइन बना के दे दे, ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन बना के दे दी और दूसरी स्ट्रीमलाइन ये बना के दे दी, ठीक है, दूसरी स्ट्रीमलाइन ये रही, ये 3 स्ट्रीमलाइन ये रही, ये 3 स्ट्रीमलाइन ये रही, दोनों में से पूछिए किस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा है, किस जगह पर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आपको आंसर देना है ये स्ट्रीमलाइन जितनी पास पास में होंगी उस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा है भाई, उस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, ये आपने पढ़ा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। जितनी पास पास में होंगी मैग्नेटिक फील्ड मतलब वहाँ पर जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही जहाँ पर स्ट्रीमलाइन जितनी पास पास में होंगी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखना, ये यदि क्वेश्चन आ जाए तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर ये गेंद आपने फेंकी, इसके पीछे रेस्पेक्ट में ये एयर ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, फ्लो करती जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी आपने क्या किया, इस बॉल को थोड़ा सा घुमा दी, ऐसे जब फेंकते टाइम इसको रोटेट भी करा दिया, मतलब ये अब रोटेट भी कर रही है, ये अब ऐसे रोटेट भी कर रही है, समझ रहे हो आप, ये रोटेट भी कर रही है, मतलब आपने इसको ऐसी लीनियर वेलोसिटी तो है इसकी और रोटेट करा के फेंका, मतलब रोटेट करते हुए आगे जा रही है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी तो है भी और ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। तो दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं इसको हटा दूँ। अब मैं आपसे ये पूछूँ, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आप मुझे बताओ, एक तो v और एक ओमेगा आर, ये आपने रोटेशन में दोस्तों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो हर पॉइंट को मिलती है v, और ओमेगा आर इस जगह पे यहाँ होगा, क्या ये बात आपको याद है? तो इस जगह पे नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर और इस जगह पे नेट वेलोसिटी v प्लस ओमेगा आर, क्या ये बात आप जानते हो या नहीं? ये रोटेशन के इस रोटेशन पे डिपेंड करेगी। यदि मैं इसको इसके अपोजिट रोटेट कराया था तो यहाँ पे v प्लस ओमेगा आर होती, नीचे v माइनस ओमेगा आर, समझ रहे हो ना? ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इतनी बात समझो कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे वेलोसिटी ज़्यादा है, ऊपर वेलोसिटी कम है। तो वेलोसिटी जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर हो जाएगा कम,
जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर हो जाएगा कम, जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। मतलब इस जगह पे प्रेशर ज़्यादा होगा, इस जगह पे प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अच्छा, ये प्रेशर डिफरेंस कहाँ पर किस में क्रिएट हो रहा है? एयर मॉलिक्यूल्स में, एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके आसपास जैसे 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 ये बॉल आगे जा रही है, इसके पास में एयर मॉलिक्यूल्स तो साथ साथ में चल रहे हैं ना यार, एयर मॉलिक्यूल्स भी तो साथ साथ में चल रहे हैं, तो एयर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी में ये चेंज आ रहा है। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस यदि उनके बीच में हो गया दोस्तों, तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा कि ये बॉल जो है हायर प्रेशर इधर से लेके इधर, मतलब ये इस टाइप आप फेंकोगे ऐसे, लेकिन वो गिरेगी ऐसे, इस टाइम इस डायरेक्शन में स्विंग हो जाएगी। तो स्विंग वाले जानते हो ना, बॉलर, जो बॉलर स्विंग कराता है वो क्या करता है? स्पिन करा के फेंकता है बॉल को, मतलब लीनियर वेलोसिटी तो देगा ही, लेकिन स्पिन करा के फेंकेगा ताकि वो जिस डायरेक्शन में स्पिन करा रहा है उस डायरेक्शन में वो थोड़ी हो जाती है, स्विंग हो जाती है। समझ गए क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। ये जो एयर है, एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ बहेगी, एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ बहेगी, तो साथ साथ में वो बॉल को भी इधर लेके चली जाएगी। समझे आप? ये आपको समझ आया? इसी को दोस्तों शास्त्रों में बोला जाता है, शास्त्र अपने लिए क्या है इस टाइम पर? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बुक, मैग्नस इफेक्ट, इसी को बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही, ये मैग्नस इफेक्ट समझ आया? बॉल को स्विंग कराने का तरीका। ऐसे ही देखते हैं आप एयरप्लेन में, ये एयरप्लेन की एक विंग है, विंग जैसे जैसे रोटेट कर रही है अपने साथ साथ में एयर को भी रोटेट कराती है, तो इसकी विंग की डिज़ाइन कुछ ऐसे होती है कि ऊपर, इसके ऊपर की साइड में एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और नीचे एयर की वेलोसिटी कम होती है। ऊपर की साइड में यदि मैं स्ट्रीमलाइन से बनाना चाहूँ तो क्या आप बता सकते हो? ऊपर स्ट्रीमलाइन ऐसे पास पास में होंगी, वेलोसिटी ज़्यादा है ना, और नीचे इसके स्ट्रीमलाइन दूर दूर होंगी। इसको शो करने का तरीका है, जहाँ पर वेलोसिटी कम स्ट्रीमलाइन दूर दूर बनाओ, वेलोसिटी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन पास पास में बनाओ, लेकिन दो स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, एक दूसरे के पैरेलल ही होनी चाहिए। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं, यदि बात कर रहे हैं स्टडी फ्लो की, तो यदि स्टडी फ्लो की बात हो रही है तो वहाँ पर स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन की वेलोसिटी आएंगी, जो कि स्टडी फ्लो में पॉसिबल नहीं है। टर्बुलेंट में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को क्रॉस कर भी सकता है, क्योंकि वो पॉइंट, मतलब जो पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, दो एयर के अलग अलग मॉलिक्यूल हैं लेकिन सेम पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, तो ऐसा स्टडी फ्लो में पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हो गई, यहाँ पर ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। नीचे एयर की वेलोसिटी कम, ऊपर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा। जहाँ पर एयर की वेलोसिटी कम वहाँ पर जहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर कम, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे प्रेशर हो जाता है ज़्यादा, नीचे प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। अब ये कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा? तो भाई ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, मतलब ये इसको एयरप्लेन को लिफ्ट करा देगी। क्यों लिफ्ट कराएगी? क्योंकि ऊपर इसने प्रेशर कम कर दिया और नीचे प्रेशर तो का ज़्यादा था, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये अपलिफ्ट कर जाता है, मतलब हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता है। समझा? ये एयरप्लेन का मूवमेंट का तरीका। अब दूसरा जो एप्लीकेशन जो अपने को डिटेल में पढ़ना है वो है वेंचुरीमीटर। कौन सा? वेंचुरीमीटर। It is based on the application of Bernoulli theorem. What is the use of this venturimeter? This instrument is used to measure the flow rate. और आप जानते हो फ्लो रेट मतलब इसकी यूनिट बताओ, फ्लो रेट की मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमेशा ऐसा यूनिट की मैं ज़्यादातर बात करूँगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने बहुत शुरू में फर्स्ट यदि आपने चैप्टर मुझसे पढ़ा हो तो मैंने वहीं बता दिया था, एनसीईआरटी ने आपसे बोला है कि वो ज़्यादातर जगह ऐसा यूनिट में ही कन्वर्जन करवाएंगे आपसे, मतलब ज़्यादातर जगह वो ऐसा यूनिट की ही चर्चा करेंगे। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट जेईई, वो भी किस पे बेस्ड है भाई? ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन उठाने का मतलब एनसीईआरटी कोई रेफरेंस लेके चलते हैं भाई, एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके चलते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन हाई लेवल के बना देते हैं, लेकिन रेफरेंस उनका एनसीईआरटी, तो वो भी ज़्यादातर कन्वर्जन ऐसा यूनिट में ही करवाएंगे, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर यूनिट कुछ डिफरेंट हो, तो वहाँ पर वो डिफरेंट यूनिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरल पर्पज़ के लिए वो भी आपको ज़्यादातर ऐसा यूनिट का ही यूज़ करवाएंगे। तो ऐसा यूनिट आपकी पता होनी चाहिए। तो फ्लो रेट की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसका फॉर्मूला फ्लो रेट का A/V। ए यहाँ पर एरिया है उस पॉइंट का और V उस पॉइंट पर वेलोसिटी है, और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, AV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्लो रेट मेजर करने के काम आता है वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो भाई मेज़र करते हैं, हटा दूँ मैं इसको। अब मैं इसको वेंचुरीमीटर को बना देता हूँ, तो इससे मेज़र कैसे करते हैं आखिरकार वो आप समझ जाओगे। ये ऐसा होता है, यहाँ पे जाके ये नैरो हो जाता है, ठीक है, ये नैरो हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। वेंचुरीमीटर में ये पार्ट नैरो हो गया, फिर ऐसे करके ऐसे बना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने लगा दिया
मैनोमीटर, मैनो मैनो मीनो मीनू मैनोमीटर, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस। अब देखो मैं पॉइंट 2 ले लेता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, यहाँ पर एरिया A1, वेलोसिटी V1, और एक क्रॉस सेक्शन ये वाला, यहाँ पर एरिया A2 और वेलोसिटी V2। यहाँ का प्रेशर मानते हैं P1, यहाँ का प्रेशर मानते हैं P2। तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि किस जगह पर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर वेलोसिटी है भाई ज़्यादा, क्योंकि एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर प्रेशर होगा कम, यहाँ पर प्रेशर होगा ज़्यादा। मतलब यहाँ पर लिक्विड, यदि मैं मानता हूँ कि जो इसमें फ्लो हो रहा है वही लिक्विड, इसमें मैंने अलग से कोई लिक्विड नहीं फिल किया, मैंने इसमें कोई अलग से लिक्विड फिल नहीं किया, यही वाला लिक्विड यहाँ पर राइज कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम मतलब प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा हाइट तक लिक्विड जाएगा। मैं मानता हूँ कि H1 तक गया। दूसरी जगह यहाँ पर आप जानते हो क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर होगा कम, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर होगा कम, तो यहाँ पर लिक्विड इस हाइट तक गया H2 तक। मुझे इन दोनों किस हाइट तक है उससे मतलब नहीं है, दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना है, जिसको मैं मानता हूँ H, जिसको मैं मानता हूँ H। अब मैं पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर एरिया थोड़ा आगे बना लेता हूँ, ये रहा एरिया अपना, इस जगह की स्टडी हो रही है। मैं मान रहा हूँ जो इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, जो इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है इसमें वेंचुरीमीटर में, वही लिक्विड इसके अंदर ऊपर चढ़ रहा है, वही लिक्विड इसमें ऊपर राइज कर रहा है। तो देखो इन पॉइंट में एरिया नंबर 1 यहाँ पर V1 थी, यहाँ पर प्रेशर P1 था, ये P2 V2 है। अच्छा, इन दोनों के बीच में A और V के बीच में लगा लेता हूँ बर्नौली थ्योरम। P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मैं दोनों में लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ भाई। आइडियल फ्लूइड है और स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि आइडियल फ्लूइड किसे बोलते हैं और स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टडी फ्लो किसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रेशर, अच्छा ये मैं इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया, इन दोनों एरिया के बीच लगा रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो सेम ही है दोनों का, दोनों में भाई हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है ना। यदि रेफरेंस मैंने यही लिया है भाई, यही है, तो मैं इन 2 पॉइंट के बीच में लगा रहा हूँ। तो 2 पॉइंट में आप जानते हो हाइट डिफरेंस तो है ही नहीं, दोनों में हाइट डिफरेंस तो है ही नहीं। जो यहाँ से भाई कुछ भी कहीं से भी हाइट ले लो, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है। यदि मैं इसी को रेफरेंस ले लूँ तो इस रेफरेंस से हाइट कितनी है 0, तो भाई इस वाले टर्म का कोई रोल नहीं है, इस वाले टर्म का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो रोल है P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। समझ रहे हो आप, सिर्फ इसी का रोल है P1 माइनस P2। अब देखो इस क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है भाई, इस पूरे क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन में हर जगह प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ पर P1, यहाँ पर P1, यहाँ पर P1, यहाँ पर P1, यहाँ पर P1। तो इस जगह पर दोनों को यदि मैं देखूँ, इस जगह पर दोनों में देख लूँ तो यहाँ पर प्रेशर P1, इस जगह पर प्रेशर P2। P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में P1 माइनस P2 की वजह से, दोनों के हाइट डिफरेंस की वजह से, तो ये दोनों के प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो ये रो GH आया। P1 माइनस P2 आप जानते हो ना यार, जैसे ये लिक्विड था, ये लिक्विड है भाई, ठीक है। ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 कितना आता है भाई, रो GH आता है ना। और H क्या होती है, इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस। ऐसे ही P1 माइनस P2 इस दोनों की हाइट की डिफरेंस की वजह से आएगा। तो यहाँ पर रो G इंटू दोनों की हाइट का डिफरेंस ही मतलब है, मुझे हाइट की डिफरेंस है। तो रो GH इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मैं निकालना क्या चाहता हूँ, फ्लो रेट। फ्लो रेट में कहीं पे भी निकालना चाहूँ, यहाँ चाहे A1 एरिया पे चाहे A2 एरिया पे, मुझे वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी यार, वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ से लिख ली, ये इक्वेशन लिख लो। मैं ऊपर वाली चीज़ मिटाना चाहूँगा, यहाँ तक की बात नोट कर लो, ये मैं हटा देता हूँ। फिर यहाँ तक की बात हो गई तो मैं ऊपर वाले पार्ट को हटाता हूँ, ऊपर लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ये इक्वेशन मिली। अब मुझे पता है पॉइंट नंबर A से लेके V के बीच में क्या मैं ये वाली इक्वेशन लगा दूँ, A1 A2 इक्वल्स टू V1 V2। यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकाल देता हूँ यार। तो V2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी A1 बाई A2 इंटू V1। क्या यही वैल्यू आएगी V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू A1 बाई A2 इंटू A1 बाई A2 इंटू V1। तो यहाँ पे पुट कर दो V2 की जगह वैल्यू, इधर पुट कर देते हैं। तो रो GH इक्वल्स टू, रो से रो हटा देते हैं भाई, हाफ V2 की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं, V2 की जगह ये वाली। तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर
A1/A2 का होल स्क्वायर और V1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर V2 का स्क्वायर है ना, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, समझेगा, माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ से ये हटा दूँ अभी देखो भाई, पहले यहाँ तक का नोट्स करो, फिर इसके आगे चलते हैं। इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2GH इक्वस टू, यहाँ से V1 स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अंदर क्या बचेगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्यों, मैंने A2 स्क्वायर नीचे से क्या ले लिया, LCM A1 स्क्वायर। समझ गए, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ से देखो, उसको मैं आगे फर्दर यहाँ लिखना चाहूँगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से जो V1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है A2/, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और साथ में आ रही है √2GH। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ V1, मतलब इस जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इस जगह पर वेलोसिटी की V1, इस जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, इस जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। क्या आप समझ रहे हो? अब मैं निकालना चाहूँगा V2 की वैल्यू। तो V2 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से देखो V2 की वैल्यू क्या, A1/A2 इंटू V1, A1/A2 इंटू V1। तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, A2 इंटू √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का रूट। तो V2 की वैल्यू भी आ गई। तो अब मैं इसको डायग्राम को भी हटाऊंगा, पहले यहाँ तक की बात आप देखो और इसको नोट करो, फिर इसके बाद में मैं उसको भी हटाना चाहूँगा दोस्तों। और इसको हटा दूँ, आपने बोल दिया और मैंने हटा दिया, हटा दिया। तो देखो यहाँ से V1 की जो वैल्यू आई, देखो वेलोसिटी हमेशा याद रखो, आपने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला याद रखा है। जब एक पॉइंट से, जब यहाँ पर किसी पॉइंट से एक बॉल को आप फेंकते हो, फ्री फॉल करती है, तो नीचे ए साइड पे जब वो गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √2GH। तो वैसे याद रखो √2GH तो आएगा ही आएगा, √2GH तो आना ही आना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, एरिया कम ज़्यादा हो रहे हैं तो वेलोसिटी एरिया पे भी डिपेंड कर रही है। तो अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर करना ही है हर एक में, दोनों केस में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर करना ही है। A1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि A1 एरिया बड़ा था, जो एरिया बड़ा होगा उसी में से छोटा घटाओगे तभी तो रूट लोगे, तभी एक रियल वैल्यू आएगी। अदरवाइज ये अंदर नेगेटिव आ गया तो इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी, ठीक है, अनरियल हो जाएगी, रियल नहीं रहेगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगी। अच्छा, V1 मैंने बात करी थी जब मैं वेंचुरी मीटर आपके सामने बना ही रहा था दोस्तों। तो V1 मतलब इस जगह के एरिया, इस जगह की वेलोसिटी की बात थी, और V2 इस जगह की वेलोसिटी की बात थी। तो आप मुझे बताओ V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या V2 की वैल्यू ज़्यादा होगी? आप मुझे बताओ V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या V2 की वैल्यू? तो आपको पता है यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो V1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो V1 की वैल्यू यदि कम होगी तो ये वैल्यू कम लाने के लिए छोटे एरिया से मल्टीप्लाई करूँ या बड़े एरिया से? तो आपको पता है मैं छोटे एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ, छोटे एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे याद रखने का तरीका बता दिया मैंने। अब देखते हैं V2 की बात करते हैं। तो आपको पता है √2GH तो आता ही है वेलोसिटी में, आता ही मतलब याद रखने की तरीका। और नीचे अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आएगा ही आएगा। अब बस बात यहाँ अटकती है कि A2 से मल्टीप्लाई हो या A1 से। तो आपको पता है यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि एरिया छोटा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा। देखो ये दोनों टर्म तो दोनों में सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है A2 का मल्टीप्लाई होगा या A1 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप कौन से एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, बड़े वाले से या छोटे वाले से? तो यहाँ पर बड़े वाले एरिया से मल्टीप्लाई होगा। ये है अपनी ट्रिक, कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी आपको पता है, तो ऐसे एरिया से मल्टीप्लाई करो जो कि ये ज़्यादा वेलोसिटी ला पाए। तो बड़े एरिया से मल्टीप्लाई करो, यहाँ के एरिया से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ का एरिया तो समझ गया। ये बात आपके समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये वेलोसिटी निकलेगी दोनों पॉइंट की वेलोसिटी निकल चुकी है। लेकिन मैं फ्लो रेट के लिए मैंने इसको निकाला था, ना कि वेलोसिटी के लिए। तो फ्लो रेट आप जानते हो A/V, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, फ्लो रेट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो अलग अलग जगह पे वेलोसिटी जैसे चेंज हो रही है ना, अलग अलग जगह पे वो चेंज नहीं होगी, फ्लो रेट कांस्टेंट होगी। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, A1 इंटू V1 कर दो या फिर A2 इंटू V2 कर दो, दोनों में से कुछ भी कर दो, फ्लो रेट आ जाएगी। यही फ्लो रेट है। तो मैं फ्लो रेट निकालता हूँ, A1 इंटू V1 कर देता हूँ, चाहे A2 V2 कर दो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, A1 इंटू V1। तो A1 का मल्टीप्लाई करो इससे, तो फ्लो रेट आई A1 A2 अपॉन √2GH और अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये फ्लो रेट आ गई। या फिर दूसरी जगह से निकालते A2 इंटू V2, तो V2 इसमें ये वेलोसिटी V2 इसमें A2 का मल्टीप्लाई करते तो भी यही वैल्यू आती, A1 A2 √2GH
अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बस इजी था भाई। फ्लो रेट तो दोनों जगह सेम आएगी, A1 A2 √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सारे और मूल्य आप नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूले आपके सामने मैं रिपीट ज़रूर करूँगा। V1 बड़े एरिया की वेलोसिटी थी, तो V1 बड़े एरिया की वेलोसिटी हो चाहे छोटे एरिया की, ये वाली चीज़ तो आप लिख लो पहले से। ये वाली चीज़ तो आनी ही आनी है दोनों ही केस में। दोनों ही केसेस में कहाँ गया भाई मार्कर, ये वाली वैल्यू तो आएगी ही आएगी। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो आनी ही आनी है। V1 है बड़े वाले एरिया की वेलोसिटी, मतलब छोटी वेलोसिटी होगी, छोटी वेलोसिटी होगी या बड़ी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर छोटे एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V2 है भाई स्मॉल एरिया की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, तो ये वाली बात तो पहले लिख ही लो हर जगह पे, √2GH अपॉन √A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। याद करा के ही मानूंगा मैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर A2 था, ये वेलोसिटी कैसी है, ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा कब आएगी, जब बड़े एरिया से मल्टीप्लाई करोगे। ये V1 और V2 की वैल्यू वापस लिख लो। फ्लो रेट तो इजी है, कुछ नहीं करना, A1 A2 √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यदि आपको फ्लो रेट याद रहती है, तो भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। फ्लो रेट को यहाँ तो इक्वल कर दो A1 V1 के, तो यहाँ से V1 की वेलोसिटी आ जाएगी। A1 V1 के इक्वल करोगे तो इसको इसके इक्वल कर दोगे, A1 V1 इक्वल टू दिस टर्म, क्योंकि यही तो फ्लो रेट है, तो A1 से A1 यहाँ से कट जाएगा, ये आपकी V1 की वैल्यू आ जाएगी, ये रही V1 की वैल्यू। ठीक है, यदि आपको V2 निकालना है तो इसको इक्वल कर दो A2 V2 के, तो यहाँ से इक्वल करोगे इसको तो A2 कट जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा A1, तो भी वेलोसिटी V2 की आ जाएगी। मतलब फ्लो रेट याद है तो भी निकाल सकते हो, या फिर मैंने डायरेक्टली याद करने की आपको ट्रिक तो बता ही दी है। अच्छा, अभी मज़ा तो अब आएगा, देखो मज़ा तो अब आएगा, और ये आपको करना है, देखो ये आपको करना है जी, करना आपको पड़ेगा ये वाला। ठीक है, वैसे ही बना दिया। अब मैनोमीटर के अंदर मैनोमीटर वैसा ही है, बस एक चेंज है भाई, इसका एक चेंज है। यहाँ पर भी बर्नौली थ्योरम लगा दो, P1 प्लस ρgH1, ये वाली टर्म अपने को लेनी नहीं पड़ती कि दोनों पॉइंट ये रहे, एरिया ये रहा, ये एरिया ये रहा। इस एरिया पे कहीं पे भी देखो हाइट, मतलब इस जगह पे, इस सेंट्रल लाइन पे यदि आप लगा रहे हो तो इस जगह से, सेंट्रल लाइन से इस जगह से हाइट लेना चाह रहे हो, तो यहाँ से हाइट 0, यहाँ से भी हाइट 0। आप चाहे यहाँ इसको रेफरेंस लेके हाइट ले लो, तो दोनों की हाइट सेम आएगी, तो दोनों जगह ρgH1 इधर सेम रहेगा, ρgH1 इक्वल टू ρgH2, लेकिन H1 H2 सेम हो गया तो भी कट जाएगा, या फिर इसी को रेफरेंस ले लो तो H1 H2 की वैल्यू ही 0 हो जाए, तो वो कंसिडर नहीं करना अपने को। हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो इंटरेस्टिंग कुछ करने जा रहा हूँ मैं, अब देखो क्या इंटरेस्टिंग होगा। अब मैं मानता हूँ ये किसकी डेंसिटी है, रो है अपनी इस फ्लूइड की डेंसिटी जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, अभी मैंने माना था लास्ट वाले केस में कि जो मैनोमीटर में जो लिक्विड फ्लो हुआ है वो यही वाला लिक्विड राइज कर गया है, लेकिन इस बार मैं मान रहा हूँ कि मैनोमीटर में कोई दूसरा लिक्विड था भाई, लिक्विड पहले से था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसमें हाइट में डिफरेंस आ गया, और मैं मानता हूँ कि उसकी हाइट में जो डिफरेंस आया उस लिक्विड की में हाइट में डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा मतलब प्रेशर कम, तो यहाँ पर न यहाँ तक रहेगा लिक्विड, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर ऊपर तक रहेगा लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा तो यहाँ पर ऊपर तक रहेगा, लेकिन दोनों की जो हाइट में डिफरेंस है, यहाँ तक रहेगा, दोनों की हाइट में जो डिफरेंस है, लिक्विड की हाइट में डिफरेंस h है। लेकिन इस बार जो लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है उसकी फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें जो भरा हुआ है उसकी जो डेंसिटी है ρm मानता हूँ, रो मैनोमीटर में लिक्विड वाली डेंसिटी अलग है, तो इस बार जो वैल्यू आएगी ρm g इंटू h। मज़ा आया कि नहीं। h यहाँ पर दोनों जो ट्यूब्स हैं उनके बीच में जो हाइट डिफरेंस है, जो फ्लूइड इसके अंदर फ्लो हो रहा है उनमें हाइट डिफरेंस आएगा, क्योंकि देखो इस जगह पे क्या है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पुश करेगा इसको ऊपर तक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, मतलब ये कम पुश करेगा ऊपर की तरफ, ये कम पुश करेगा, मतलब इसमें हाइट नीचे तक भरी रहेगी लेकिन इसमें ऊपर चली जाएगी। वो समझ रहे हो आप क्यों चली जाएगी, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर तक पुश करेगा, यहाँ ये इतना पुश नहीं कर पाएगा, लेकिन दोनों
की हाइट में डिफरेंस, मतलब दोनों साइड में डिफरेंस, दोनों साइड की जो फ्लूइड की हाइट है उसमें डिफरेंस h है। लेकिन यहाँ पर m जो है ना डेंसिटी को चला गया भाई, इसमें कुछ दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर रो क्या है, इसमें फ्लो होने वाली लिक्विड की डेंसिटी, किसमें, वेंचुरीमीटर में, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आएगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब आप रो से रो को कट नहीं कर सकते इस केस में, इस केस में रो से रो को आप कट नहीं कर सकते। आपको दूसरी इक्वेशन लगानी है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, दूसरी इक्वेशन ये लगानी है, यहाँ से v1 v2 के ये रिप्लेस कर देना। बस इसमें डिफरेंस ये आएगा कि रो एम और रो कैंसिल नहीं होंगे, तो ये रो एम साथ में चलते रहेंगे, ठीक है, ये साथ में चलते रहेंगे। तो आपके पास जो v1 की जो वैल्यू आएगी अभी वाले केस में जो आई थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। वहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी थी, a2 रूट 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, यही थी लास्ट केस में। लेकिन वहाँ पर डेंसिटी दोनों में, मतलब वेंचुरीमीटर के अंदर फ्लो होने वाली लिक्विड की और मैनोमीटर की डेंसिटी सेम ही थी। मैनोमीटर में फ्लो होने वाली लिक्विड की और इसमें इधर अंदर फ्लो होने वाली लिक्विड की डेंसिटी सेम ही थी, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी v1 की, उसमें रो एम बाई अंडर रूट के अंदर रो एम बाई रो टर्म और एक्स्ट्रा हो जाए। आप इसको सॉल्व करना तो रो एम बाई रो भी साथ में चलता रहेगा, वो भी हटने वाला नहीं है। ऐसी दूसरी वेलोसिटी v2 निकालोगे तो ये वाली टर्म सेम आएगी, ये वाली टर्म में a2 की जगह a1 आ जाएगा, जैसा फॉर्मूला होता है वो a2 की जगह a1 इंटू ये सब, और साथ में ये टर्म और एक्स्ट्रा यहाँ पर भी आएगी। तो ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी जैसे वहाँ पर, तो क्योंकि रो रे सेम मान लिए थे इसलिए कैंसिल हो गई थी, यहाँ पर कैंसिल नहीं होने वाली, ठीक है। एच याद रखना है आपको, हाइट वाइट कुछ नहीं है, वो दो ट्यूब्स के बीच में, जो ट्यूब्स में जो लिक्विड भरा है उनकी हाइट में डिफरेंस है। एच क्या है, ट्यूब्स में जो लिक्विड में हाइट में डिफरेंस आया वो एच है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आ गई। ये आपको सॉल्व करना है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 पुट करके पहले v1 निकालना, फिर v2 निकालना, फिर फ्लो रेट निकालोगे तो फ्लो रेट भी सेम आएगी, वही a1 a2 रूट 2gh अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, बस उसमें भी ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करोगे, निकाल दोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको बता ही, कुछ है नहीं, जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था वैसे ही आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एप्लीकेशंस हो गए हैं इसके। मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग कितने टाइम की हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो कंटिन्यू करूँ या नहीं। 32 मिनट्स, ठीक है, थैंक यू सो मच।